welcome to this session. And most of you know me, most of you don't. My name is Nirmal Tanwar, and it has been around 10 years that I'm teaching SSB. And again, I keep on bringing the experiences of my students, those who have cleared SSB. So, in this context, today we have Navtesh with us. How are you, Navtesh? I'm very fine, sir. Thank you very much. Navtesh hails from Delhi and he has been recommended 4 times. अब ये 4 टाइम सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाता है भाई ज्वाइन तो नहीं करी तो थोड़ी देर ये अपने दिमाग में रखो बिकॉज ही विल ओनली आंसर यू के ज्वाइन तो नहीं करी एंड व्हाट ऑल हैपेंड विद इन दैट कंप्लीट प्रोसीजर बट my point of view in this interview will be that the aspirants, those who are preparing for SSB, they should know the correct procedure, how to approach for SSB. और I think कि 4 टाइम recommended बंदे से ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा वही होता है जो SSB पढ़ा रहा है, right? तो नवतेश, the platform is all yours. तो we'll start with this thing that हाँ भाई join क्यों नहीं करी and then we'll cover your complete journey कैसे start किया कौन से year से and what are the key points that you have prepared and you have kept it in your mind and you would like to tell to everyone. So पहला यही है why did you after course selections? सर सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं एसएसबी में गया तो TS50 की एसएसबी थी भोपाल में। तो उसमें रिकमेंड हो गया था मैं, लेकिन फिर एट लास्ट मेडिकल्स कंप्लीट होने के बाद और थोड़ा मेरिट का वेट करा, लेकिन मेरिट आउट हो गया था लास्ट में। फिर आई क्लियर्ड में रिटर्न एज वेल। सो एनडीए की एसएसबी में गया, उसके बाद वहाँ रिकमेंड हो गया। उसके बाद फिर पैरेलल कोर्स में टीएस और नेवी टेक में रिकमेंड हुआ। तो पिछली बार जो मेरिट आउट हुआ था, बाकी 3 अभी पैरेलल कोर्सेज ही हैं। तो फिर अभी लकीली उसकी मेरिट लिस्ट आई थी एनडीए की, तो उसमें 335 रैंक आई। तो एकेडमी अब ज्वाइन करूँगा, पिछली बार नहीं कर पाया था। बढ़िया। तो मतलब सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो होता है वो दो होते हैं एक्चुअली दे हैव शेयर्ड द फर्स्ट प्लेस एक तो मेडिकली आउट होना यस। और उससे बुरा मेरिट में आउट होना तो उस टाइम पे मतलब व्हाट वर योर थिंकिंग प्रोसेस जब मेरिट से आउट हुआ सर सबसे पहले तो कुछ देर के लिए तो फ्रीज हो जाते हैं, मतलब फीलिंगलेस हो जाते हैं कि अरे ये कैसे, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, पेरेंट्स की भी, अपनी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एसएसबी क्लियर हो गया, मेडिकली फिट है, तो उसके बाद मतलब अब तो बस ज्वाइनिंग ही होती है, ऐसे ही लोगों को पता होता है। लेकिन आजकल जैसे थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ रहा है, रिकमेंडेशन भी थोड़ा ज़्यादा होता है, सीट्स उतनी हैं, थोड़ी और बल्कि कम भी हो रही हैं। इस बार एनडीए में जैसे 400 सीट्स होती थी, 395 है। तो उस टाइम पे फिर एक रिएक्शन, वही स्टन वाला रिएक्शन हो जाता है। फिर सबको बताया कि यस मेरिट आउट हो गया। तो कुछ एक आध दिन के लिए तो ऐसा लगा कि हाँ मतलब क्या, ये तो मेरे दोस्तों के, मेरे बैचमेट्स की रैंक थोड़ी अच्छी भी थी और मेरी रैंक बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द कारपेट थी, लास्ट रैंक थी। तो मतलब ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी फिर उसके बाद कि कुछ मतलब ज्वाइनिंग लेटर आ भी सकता है या नहीं। तो फिर आई मूव्ड ऑन, आई कैरिड। फिर पापा ने भी कुछ समझाया कि नहीं, इट हैपेंस एंड इट इज़ अ बिग थिंग इन इट्स ओन दैट यू मेड इट टिल दिस पॉइंट एज वेल इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फिर आगे बस उसको प्रिपरेशन कंटिन्यू करी और फिर कैरी फॉरवर्ड करा वो सेम। यार नवतेश आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स के जो ये बच्चे ओएलक्यू के पीछे भागते हैं है ना कि ओएलक्यू ऐसे में बनानी है दिखानी है तो मैं जानना चाहूंगा कि जैसे तुम्हारी लाइफ थी 11th और 12th में तो लाइक व्हाट वर योर स्कोर्स और कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर में तुमने पार्ट लिया ड्यूरिंग स्कूल टाइम विदाउट नोइंग दिस कि दिस विल हेल्प मी इन एसएसबी सर फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैंने अपनी लाइफ में जैसे भी कुछ भी करा वो एसएसबी को एक मद्देनजर रखते हुए, उसको मन में रखते हुए नहीं करा था। नेचुरली मतलब मैंने सोचा था कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, थोड़ी इन्वॉल्वमेंट एकेडमिक्स में भी होनी चाहिए, उसके अलावा एक्सरसाइजेज वगैरह, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो मैं ओलंपियाड्स वगैरह में कॉन्स्टेंटली पार्टिसिपेट करता ही रहता था। उसके बाद फिर एलोक्यूशन कंपटीशन वगैरह, कुछ क्विज जिससे मतलब स्टेज पे आने का मौका मिलता रहता था। फिर क्लास 11th में मैंने पीसीएम ली। तो स्टडीज़ तो साथ साथ चली रही थी, लेकिन मैंने वो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह भी छोड़ी नहीं थी, तो कंटिन्यू रखा था। तो फिर 12th क्लास में वो मतलब एक ब्लेसिंग थी कि स्कूल कैप्टन बनने का भी मौका मिल गया था, तो उससे एक्सपोजर और मिला। फिर जैसे परीक्षा पे चर्चा के ऑडिशंस पे गया था, वहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया था।
तो पीएम से लाइव क्वेश्चन वहाँ पूछने का मौका मिला। तो मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलरली एसएसबी को दिमाग में रखते हुए कि मुझे वहाँ पे क्वालिटीज़ दिखानी है, इसके लिए मुझे एक्टिविटीज़ करनी है, ऐसा तो मैंने कभी मन में रखा नहीं था। लेकिन बस नेचुरली उन एक्टिविटीज़ में अपने आप ही फोकस करा, जिससे वो सब हेल्प हुई। ओके, चल थोड़ा लाइटर साइड पे लेके जाते हैं इसको ना, कन्वर्सेशन को। तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें 4 इंटरव्यूज के बाद अभी तक याद हो और हॉन्ट करता हो, या लगता हो कि यार इसका आंसर मैंने गलत दिया फिर भी रिकमेंड हो गया, याद कर कुछ ऐसा इंटरव्यू में। हाँ सर, इंटरव्यू तो जैसे 4 दे दिए तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं। जैसे अब एक आध कुछ दिमाग में आते हैं तो हाँ, इंटरव्यू मतलब इंटरव्यूअर ये पूछता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन विद योर अदर फैमिली मेंबर्स एंड व्हाट इज़ द रिलेशन विद योर ब्रदर। तो मेरा एक यंगर ब्रदर है, वो अभी क्लास 9th में है। तो उसके बारे में पूछा उन्होंने कि मतलब कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसमें उससे क्वेरल हुई हो, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स उसे डांटते हो। अब मैंने नेचुरली उसको इंटरव्यू को बता दिया कि हाँ सर, वो पूरे दिन फ़ोन पे लगा रहता है, टीवी देखता रहता है। तो मतलब वही देयर इज़ अ टसल गोइंग ऑन। तो मतलब पापा उसे डांटते हैं, ये वो। तो अगले इंस्टेंट में फिर इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा कि अच्छा, तुम्हारे पापा का तुम्हारे साथ कैसा रिलेशन है, मतलब कुछ अगर तुम गलती करते हो तो फिर तुम्हारे पापा तुम्हें डांटते हैं, मारते हैं, क्या है। मैंने फिर वहाँ पे उस इंस्टेंट में बोला कि नहीं सर, वो तो बहुत एकदम कामली समझाते हैं, पोलाइट मैनर में। तो एक बार तो मैंने ये बोल दिया वहाँ पे कि वो उसको डांटते हैं वो जब फ़ोन पे लगा रहता है। और अपने बारे में मैंने ये बोल दिया कि वो नहीं सर, बिल्कुल कामली एक्सप्लेन करते हैं और मतलब प्यार से बात करते हैं। तो कुछ ऐसे इंस्टेंट्स आ जाते हैं, लेकिन फिर उससे बस निकलने का, अगर वो क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर है तो हो जाता है। नहीं यार, वैसे भी तेरे को डांटते वाटते नहीं होंगे बिकॉज यू आर सो डिजर्विंग कि 4 बार तुम रिकमेंडेशन लेके आए हो, एनडीए क्लियर किया है दूसरे अटेम्प्ट में, तो दैट इज गुड। और एक और चीज, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि मेरिट आउट इन टीईएस इज बिकॉज ऑफ योर परसेंटेज यू रिक्वायर्ड इन जेईई मेंस, या कुछ और भी फैक्टर है उसके? सर पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि उसमें उन्होंने मेरिट प्रिपेयर करते हुए जेई परसेंटाइल की वेटेज रखी थी कुछ ना कुछ। लेकिन हाँ, डेफिनेटली क्योंकि एसएसबी के मार्क्स भी उसमें होते हैं, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि ठीक है, डेस्टिनी थी, अब हो सकता है टीएस नहीं जाना था, एनडीए जाना था, तो बेटर ही है, अच्छा है। तो ठीक है यार, बीटेक तो एनडीए में भी है, व्हाट इज हाँ, द डिफरेंस, यू नो? डेफिनेटली। अच्छा, और मुझे ये बताओ नवतेश, जैसे कि यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विद मी ओनली ऑनलाइन लॉन्ग टाइम बैक अराउंड, आई थिंक यू वर इन माय अनअकैडमी क्लासेस आल्सो जब मैं पढ़ाता था वहाँ, राइट? हाँ सर, तो क्लास 11। कैसे तैयारी की, सोची कैसे तुमने, मतलब ऐसे भी ऐसे करनी है या ये अप्रोच रखनी है, या फॉर दैट से एक आर्मी ज्वाइन भी करनी है, हाउ डिड इट कम टू योर माइंड? सर सबसे पहले ग्रैंडफादर सर्विंग थे आर्मी में, तो वो मतलब शेयर करते रहते थे अपना एक्सपीरियंस, जैसे कैंटीन वगैरह भी साथ में लेके जाते थे। तो दिल्ली कैंट मैंने वहाँ पे जाके देखा कि बड़ी साफ सफाई है, और मतलब एक अलग ही हरियाली रहती है वहाँ पे। जैसे ही घुसते हैं तो अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस फील होता है। बाकी दिल्ली में पॉल्यूशन, भीड़ भाड़ वगैरह रहती है, लेकिन कैंट एरिया में नेचुरली, हर कैंट एरिया में एक वो अपना डेकोरम मेंटेन करके रखते हैं। और उसके बाद फिर पापा भी आरएमएस से पढ़े थे, आरएमएस बेलगाम से। तो उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस ये शेयर करा था कि मतलब देयर इज़ एन अकेडमी, दे टोल्ड मी अबाउट एनडीए। कि मतलब उस टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा कॉलेज भी है जिसमें बस अंदर घुसते ही और सीधा देन यू गेट प्लेस्ड। तो फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि हाँ, उसका रिटर्न होता है, एसएसबी होती है। एसएसबी के बारे में तो काफ़ी लेट पता चला, 10th के बाद तक। लेकिन तब तक वैसे एक लोग माहौल बना देते हैं कि काफ़ी मिथ्स बना देते हैं कि एसएसबी में तो ऐसा होता है, सोते हुए भी देखते हैं कि मतलब क्या करते हो तुम, और मतलब पूरे दिन क्या है, कैसे खाते हो, और मतलब क्या बिहेवियर है ऑफ एंड ऑल, मतलब ऑन एंड ऑफ फील्ड एज वेल। फिर बाद में क्लास 11th में जब कोविड टाइम चल रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रिटर्न के लिए इस टाइम का यूज़ करा जा सकता है, जो 10th के बाद वाला टाइम था। तो मैंने अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन ली थी रिटर्न की तैयारी करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे रिटर्न और एसएसबी की तैयारी करने के लिए सेम कोर्स में आता था वो सब्सक्रिप्शन। तो मैंने आपकी वीडियो देखी, अब उसमें सबसे ऊपर आपका ही नाम लिखा आ रहा था, उसमें कैटेगरीज होती थी, मतलब लेजेंड, राइजिंग स्टार, ये तो आपका सबसे ऊपर लेजेंड में आता था। तो मैंने आपकी वीडियोस देखी, क्लासेस करी। तो मुझे याद है सबसे पहले आपकी क्लास शायद कुछ मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में थी, इंटेलिजेंस फोर्सेज इन द वर्ल्ड। उसमें आपने मोसाद के बारे में बताया था और ऐसा कुछ। तो उस दिन के बाद से फिर मतलब कोई और यूट्यूब वीडियो वगैरह भी नहीं देखी मैंने कि एसएसबी के लिए और क्या है। तो एसएसबी का सारा प्रोसीजर वगैरह वो आपने ही बताया था। तो एक विजन कि कैसे उसको अप्रोच करना है,
और बाकी जैसे मैंने बताया कि स्कूल में वो नेचुरली वो चीज़ें थी, बाकी थोड़ी ब्लेसिंग थी, ये चीज़ें एक साथ अलाइन हो गई, तो बस यही था। चल दैट्स वेरी गुड। भाई जैसे हाइप जो तुमने सुनी थी कि नहीं लेफ्ट से नहीं राइट से ही जाना है और वो कैमरा लगे हुए हैं वो देखते हैं तुमको, मतलब डू यू एक्चुअली फील लाइक दिस आफ्टर 4 रिकमेंडेशंस के ऐसा कुछ होता है या व्हाट इज योर थिंकिंग ऑन दैट? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब वो जीटीओ तो खुद भी बोलते हैं कि यू पीपल एंजॉय आफ्टर द टास्क इज ओवर एंड आई टेक द डील विद, मतलब तुम कुछ भी करो, मुझे उसको कोई मतलब नहीं है, बस ऑन फील्ड योर परफॉर्मेंस मैटर्स। तो बाकी जैसे हम भी रात को मतलब एक एक दो दो बजे तक आपस में इंटरेक्शन करते थे, बात करते थे एंटे रूम वगैरह में, तो मतलब काफ़ी एंजॉयबल एक्सपीरियंस था, उसको टू द फुलेस्ट एंजॉय करते थे। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब सो रहे हैं तो खा रहे हैं, ये सब देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बस वहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वही मैटर करता है। कई बार ऐसे भी ना ऐसे दोस्त बन जाते हैं जिन्हें तुम सारी उम्र नहीं भूल पाते उन लड़कों को, शायद कोई कांड ऐसा किया हो उसने या इन पर्टिकुलर वे ही विल बिहेव कि वो बेचारा डरता रहेगा भाई मैं क्या करूँ इंटरव्यू में, ये पूछेगा वो पूछेगा। तो ऐसे चार ऐसे भी में कितने दोस्त बने तुम्हारे? सर एसएसबी में जैसे दोस्त बने वैसे तो और पूरी लाइफ में बाकी कैसे दोस्त बने ही नहीं। मतलब उन सब से अभी भी टच में हूँ मैं, और काफ़ी बैचमेट्स भी हैं जो भी एकेडमी में गए थे पहले अटेम्प्ट वाले, और अब साथ में जाने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत हैं। तो मतलब हेल्दी डिस्कशन होते रहते हैं उनसे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक मेरा और दोस्त भी था जो मेरिट आउट हो गया था, उसके साथ फिर मैं तैयारी करता था, कुछ ऑनलाइन डिस्कशंस वगैरह मीटिंग्स। तो मुझे एक एक्सपीरियंस ये याद आ रहा है जो पहले अटेम्प्ट में मैंने देखा था, कि जैसे जब हम स्क्रीन इन होते हैं उसके बाद जो एक ऑफिसर होता है वो ब्रीफिंग करता है कि अगले 5 दिन तुम्हें कैसे रहना है। तो वो बोल रहा था कि हमें यू ऑल हैव टू बी शेव्ड एंड फॉर दोज ऑफ यू हु हैवंट शेव्ड प्लीज रेज योर हैंड। तो कुछ ने हाथ खड़ा करा, कुछ ने जो बिल्कुल कंप्लीटली शेव थे उन्होंने भी हाथ खड़ा कर लिया कि सर वी आर नॉट शेव्ड। तो एक लड़का बाद में आया था, लेट आया था, वो अपना रोल नंबर कुछ भूल गया था, तो उसने बोला था कि आई डोंट वांट दोज ऑफिसर्स व्हिच डोंट रिकॉल दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स एज वेल, उसको बिठा दिया था थोड़ी देर। फिर हम सब आ गए थे, वहाँ ब्रीफिंग को दे रहा था, बाद में उसे बुलाया कि चल तू आ जा, कोई बात नहीं, एक एक्सक्यूज दे देता हूँ। तो फिर बाद में वो इतना घबराया हुआ था कि जब उससे पूछा व्हाई हैवंट यू शेव्ड, तो उसने ऐसे करके बोला सर दीज आर जस्ट सर स्मॉल प्यूबिक हेयर सर, मतलब प्यूबिक हेयर्स बोल दिया उसने, ये कि बियर्ड के हेयर्स को। फिर वो ऑफिसर ने बोला जेंटलमैन प्लीज टेल योर फ्रेंड वेयर डज प्यूबिक हेयर्स ग्रो एंड इफ यू डोंट शेव आई विल मेक श्योर दैट यू कट योर प्यूबिक हेयर्स एज वेल। तो ऐसे करके अब दैट इज अमेजिंग यार। काफी But एनरिचिंग suppose एक्सपीरियंस है। do you actually get so nervous? I remember one of my student was there. He was calling his own chest number यस सर। to get the support. You command task me, you have to call to support us now. And he has called one chest number that was not his. But next time he's shouting his own chest number, nobody is coming. Then GTO यस। asked, "Okay, are you sure who is chest number 32?" Then he saw his chest number and he said, "Sir, me." So, you tend to get nervous over there, even assessors know it. That is why your performance during the ground and how you are applying your head in the task, that matters the most. Okay. तो बताओ एक बार नवतेश, अभी मेरिट कितनों की आ गई तुम्हारे 4 सिलेक्शन में? सर अभी पहले वाली की जिसमें मेरिट आउट हो गया था, और उसके बाद अभी बस एनडीए की आई है मेरिट लिस्ट, बाकी टीएस की आएगी और उसके बाद नेवी टेक की आएगी। तो तो अब नेवी में तो जाना है तुमको, यू प्लान टू गो टू नेवी है? नहीं सर, प्रेफरेंस तो आर्मी थी, तो आर्मी प्रेफर करूंगा। अब दादाजी भी आर्मी में थे तो हाँ सर। इंस्पिरेशन तो वहीं से मिलेगा। वेरी गुड, जॉइन आर्मी। एंड लाइक यार तैयारी कितनी करी, मतलब इफ आई टॉक टू यू अबाउट द रिटन कंटेंट, WATS साइकोलॉजिकल टेस्ट, एंड हाउ डिड यू अप्रोच GTO, क्योंकि तुमने ऑनलाइन क्लास ली थी, तो हाँ सर। GTO के लिए लाइक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस थिंग इन माइंड कि GTO ऑन ग्राउंड ही होगा या बिना ग्राउंड के समझ में नहीं आता है, तो मतलब क्या अप्रोच रहा तुम्हारा? सर सबसे पहले अगर साइक की बात करूं तो मतलब ऐसे मैंने कोई बहुत ज़्यादा ओवर प्रिपेयर और मतलब कि रोज़ मैं लिख रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ वो मैंने नहीं करा। जैसे आपकी क्लासेस वगैरह करता था उससे मेरे को एक मतलब पता चल गया था कि बैकग्राउंड क्या है, कंसेप्ट क्या है, कि साइक मतलब क्यों हो रहा है, क्यों देखना चाह रहा है। तो मतलब सारे टेस्टिंग के पीछे क्या लॉजिक है वो आपकी क्लासेस में आप बताते थे, तो उस पर ही काम करा। जैसे नेचुरली साइक इम्प्रूव करने के लिए कुछ बुक्स वगैरह पढ़ता था मैं। बुक्स मैं पहले से ही पढ़ता था, लेकिन फिर मैंने कुछ सेल्फ हेल्प बुक वगैरह भी उसमें इंक्लूड कर ली। तो
तो जैसे WAT वगैरह में अगर कोई वर्ड आता है और हमने अगर अच्छे अच्छे मतलब कंटेंट से अपने आप को फीड कर रखा है तो वहाँ पे भी फिर अच्छे वर्ड्स ऑटोमेटिकली बनते हैं। और TAT वगैरह में मैं यही कोशिश करता था कि जो स्टोरीज बनाऊँ वो अपने अपने आप से रिलेट करके बनाऊँ, जिससे कि स्टोरी थोड़ी नेचुरल सी लगे। और मतलब कुछ ऐसा उसमें एफर्टलेस मतलब रहता था, एफर्ट डाल के मैं ये कोशिश नहीं करता था कि कोई क्वालिटीज़ निकल के आए। जैसे लोग सोचते हैं कि क्वालिटीज़ आनी चाहिए उसमें, ये डालना है तुम्हें कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टोरी हमें दिख गई जिसमें फुटबॉल ग्राउंड दिख रहा है या फिर एक वो आदमी कोई दिख रहा है, तो उसमें मैं सिंपल ये भी बना सकता हूँ कि वो फ्रेंड्स हैं, वो टीम बना के एंजॉय कर रहे हैं गेम और उन्होंने अपना गेम इम्प्रूव करा और ये सब। लेकिन लोग उसमें बोलते हैं कि नहीं, उसमें स्पेशली तुम प्लानिंग ऐड करो कि वो स्कूल कैप्टन है, उसके बाद उसने अपनी टीम को मतलब इकट्ठा करा, वो फिर उन्हें प्लान करके बताया कि कैसे कैसे मैचेस खेलने हैं, कैसे जीतना है, फिर बाद में उसने फिर और आगे लोगों को इनवाइट करा, मोटिवेट हुए। तो मतलब ऐसे में फोर्सफुली उसमें स्टोरीज में कुछ डालता नहीं था, नेचुरल रखता था उसे, अपने आप से रिलेट करता था तो और बढ़िया हो जाती थी स्टोरीज। फिर WAT का वो बताया थोड़ा बस स्पीड वगैरह पे अगर हमारी कमांड है तो थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाता है। फिर बाकी 15 सेकंड में तो जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आएगा वही लिख सकते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं। और पहले अटेम्प्ट में सरप्राइजिंगली मैंने SRTs सिर्फ 24 करी थी। तो अब फिर 24 SRTs में कोई शायद सोच भी नहीं सकता कि कैसे रेकमेंड कैसे कर देगा SI। तो लेकिन फिर बाद में हो गया था। तो Once you will go to Indiana, you will find one of your fourth termer. His name is Karan Malik. इंटरव्यू भी है उसका। उसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 SRT करी थी एंड ही वाज रिकमेंडेड फॉर नेवी इन NDA। और फिर ही केम बैक अगेन आफ्टर बीइंग इन NDA। फर्स्ट टर्म में ही था, दोबारा आया, ऐसे भी दोबारा ही उसने, और उसमें आई थिंक ही डिड 25 SRT एंड देन ही वाज अगेन रिकमेंडेड फॉर NDA फॉर आर्मी। तो उसने नेवी छोड़ के आर्मी ज्वाइन कर ली। तो यार ये मिथ्या है भाई कि 60 करके आनी है, 45 करके आनी है। वो 25 से ही कर दो। हम्म, सर वही चीज़ पे मैं आने वाला था कि जैसे अगर कोई पर्टिकुलर टास्क अभी हमें मिला है, वो टास्क अगर हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उतना अच्छा नहीं हुआ, तो लोग मतलब उस पे फिर वो रोने लग जाते हैं कि नहीं अब ये तो खराब हो गया, अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ है ही नहीं। फिर बाकी टास्क भी अपने खराब कर लेते हैं और फिर ओवरऑल फिर रिजल्ट वैसा ही आता है कि जब पूरा ही खराब हो गया तो क्या होगा। लेकिन अगर उससे मतलब मूव ऑन कर जाएं, बाकी सारे टास्क को अगर अच्छी तरह कर लें और एक जो टास्क पर्टिकुलर खराब हुआ है उसको उसको असर ना डालने दें, तो ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। यू आर और वैसे एग्जैक्टली भी राइट यार। 5 दिन का प्रोसीजर है, एक 15 मिनट या आधे घंटे का टास्क, उसमें क्या खराब हो डेफिनेटली। राइट। अगर आपने एवरेज परफॉर्मेंस भी कर दी है उसमें, दैट इज गुड इनफ। और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि यू थिंक अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन पास्ट एंड यू कांट चेंज इट। तो आगे ये बिगड़ जाते हैं। अच्छा, GTO की बता, व्हाट हाउ वाज द GTO कोर्स? सर GTO में जैसे आपने वो कंसेप्ट तो बताया था कि नेचुरल बस आइडियाज़ ही लगाने हैं, दिमाग लगाना है फिजिक्स वाले। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स मैंने लेकिन PGT में पहली बार देखे थे, मतलब जो लाइव में देख रहा था। तो शुरुआत में थोड़ा टाइम लगा, पहले एक दो लेवल PGT के लगे जिसमें मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि अच्छा लोग कैसे कर रहे हैं इसको। तो उस टाइम पे तो सबको आइडियाज़ आते ही हैं तो ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ा नहीं। फिर जब जैसे आगे बढ़ते रहे, तीसरा चौथा लेवल तक आया, तो लोगों को फिर आइडियाज़ वगैरह आने बंद हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे जैसे जो आइडिया स्ट्राइक करा वो उन्हें बता दिया, वो फिर आगे बढ़े। तो ऐसे मतलब हर SSB के अटेम्प्ट में मैंने देखा कि जो GTO को मैं देख के वहाँ पे खुद सीख रहा हूँ कि GTO को कैसे अप्रोच करना है। जो स्ट्रक्चर्स मैं जितने ज़्यादा देख रहा हूँ उसके बाद मेरे को आइडियाज़ अपने आप आ रहे हैं। और मैं घर पे भी जैसे ऑनलाइन PDF वगैरह में प्रैक्टिस करता था कि जो स्ट्रक्चर मेरे सामने दिख रहा है उसके कितने अप्रोचेज में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जैसे इमेजिन करता था मैं कि अगर प्लैंक लगभग इतना लंबा होगा और पीछे कोई पोल दिख रहा है तो उसे पीछे से मैं सपोर्ट देके और बीच में कुछ और से अगर रोक दूं तो कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। फिर अगर मेरे पास कोई हेल्पिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो उसके बिना मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो सेम चीज़ वही फिजिकली GTO में रिपीट होती है, बस What वही you हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। what you said just now is the perfect plan for GTO. तूने एक वर्ड यूज किया नवतेश, that was plan. Imagine. You know, when I was preparing for my own SSB around 17, 18 years back, तो हम तो ग्राउंड पे गए नहीं थे भाई। हमारे टाइम पे यूट्यूब भी नहीं था, हमारे टाइम पे गूगल भी नहीं था, इमेजेस भी नहीं थी ऐसे भी कि गूगल होगा, इमेजेस नहीं थी ऐसे भी कि वी न्यू नथिंग। बट व्हेन आई एंटर द ग्राउंड, आई हैव सीन द स्ट्रक्चर व्हाइल आई एम एंटरिंग द ग्राउंड। तो मेरे को कुछ कुछ क्लिक हो रहा था कि यार यहाँ पे टिका सकता हूँ, यहाँ पे लगा दूंगा। तो वो जो इमेजिनेशन है ना, दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और that is why I teach SSB में GTO by images.
क्योंकि एक बार तुम थ्योरी समझिए ना, तो यू कैन इमेजिन द थ्योरी ऑन एनी डैम स्ट्रक्चर। तो यस सर। बहुत बहुत सही ये रहा। अच्छा, कमांड टास्क वगैरह में क्या हुआ? सर पहले दिन जैसे मैंने बताया कि मैं चीज़ें ऑब्जर्व कर समथिंग रहा यू था तो। रिमेंबर, क्या चाहे सर? 3-4, समथिंग यू रिमेंबर फ्रॉम योर ओन एसएसबी इन योर कमांड टास्क। यस सर। सर सबसे पहले तो कमांड टास्क में जैसे जीडीओ डे वन में मैं चीज़ें सीख रहा था लगभग, क्योंकि पहले दिन मैं आया हूँ अभी। तो मैंने वहाँ पे अच्छा करना शुरू कर दिया, लेकिन पहले दिन तो सीख ही रहा था मोस्टली। फिर दूसरे दिन कमांड टास्क वगैरह तक आते आते कॉन्फिडेंस आ गया था कि यस आई कैन सॉल्व द स्ट्रक्चर्स। तो हमारे जीडीओ भी मतलब इतना अच्छा था, एकदम स्माइलिंग फेस सरदार जी थे, मतलब उनको देख के कॉन्फिडेंस आता था अपने आप। तो फिर उन्होंने कमांड टास्क दिया, पहले एक छोटा इंट्रैक्शन करा। तो स्ट्रेट पीजीटी टाइप स्ट्रक्चर था। तो मतलब उसको देख के आइडिया आ गया था डायरेक्टली। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो जीटीओ ने बोला कि जेंटलमैन यू हैव मेड अ फ्यू मिस्टेक्स, तो ये तो काम नहीं चलेगा, इसको साइड वाले स्ट्रक्चर को सॉल्व करो। तो मैं साइड वाले स्ट्रक्चर पे फिर गया। फिर बाद में जीटीओ ने बोला कि अच्छा है, रिमूव वन ऑफ रोप्स वगैरह हटाई उन्होंने। फिर बिना रोक के भी आइडिया आ गया तो आगे बढ़ा। वही जैसा मैंने बोला था कि क्योंकि मैंने ऑनलाइन वो पिक्चर्स वगैरह देख के सोचा था कि अगर एक चीज़ ना हो मेरे पास अवेलेबल तो मैं बिना उसके भी कैसे कर सकता हूँ। तो वही चीज़ फिर वहाँ पे काम आई। और फिर लास्ट स्ट्रक्चर पे जाते जाते उसने और फिर चीज़ें हटाई, बोला कि ये पार्ट ब्लू हो गया है, आप कैसे करोगे, और मतलब ये दूसरी रोप अवेलेबल नहीं है, इसके बिना कैसे करोगे। तो वो काफ़ी मतलब एक अच्छा एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर कमांड डैश में मुझे लगभग 4 लोगों ने और बुलाया था मेरे अलावा। और जो चीज़ आपने पूछी कि अगर कोई एसएसबी में से कोई चीज़ अगर याद है, कितनी भी एसएसबी में से, तो जीटीओ ही डेफिनेटली सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे जीओआर वगैरह में बहुत मज़ा आता है, उसे उसे एज अ स्पोर्ट करता था मैं, कि मतलब कंपटीशन हो रहा है, भाग रहे हैं एक साथ, मतलब वॉर क्राई चिल्ला रहे हैं। तो वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता था। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हम रात रात बैठ के इंटरेक्शन करते थे, मतलब अलग अलग पार्ट से लोग आ रहे हैं, कोई वाराणसी से है, कोई साउथ इंडिया से है, कोई कश्मीर से है। तो मतलब काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, अलग अलग स्कूल से हैं। तो वही चीज़ का सबसे ज़्यादा इंजॉयबल रहती थी। अच्छा, अब आते हैं कन्वर्सेशन वाले पार्ट पे, इंटरव्यू। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, ऑन व्हाट थिंग्स यू केप्ट इन योर माइंड कि मुझे इस बेसिस पे जाना है, ही माइट आस्क मी दिस दिस दिस, लाइक क्या, कैसे पूरा सिनेरियो थोड़ा दिमाग में रिवाइज किया तुमने? सर सबसे पहले तो मैं कोविड के टाइम से ही डायरी लिख रहा था। तो मैंने डायरी को ही उसमें यूज़ करा कि मैं सारे क्वेश्चंस मैंने खुद अपनी तरफ से लिख लिए कि क्या मेरे से इंटरव्यूअर पूछ सकता है, बेस्ड अपॉन माई पीआईक्यू, जो मुझे लगता था कि वो पूछ सकता है। फिर उन क्वेश्चंस का मैं आराम से बैठ के सॉल्यूशन डायरी में ही लिखता था, उसी मतलब टोन में, एज अ सेकंड पर्सन कि इंटरव्यूअर के सामने जैसे मैं बोलता हूँ। तो मैंने वो सॉल्यूशंस पहले से लिख लिए थे, और जितने क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछ सकता है मोस्टली पीआईक्यू रिलेटेड, वो मैंने उसमें लिख रखे थे। फिर उसके बाद शीशे शीशे के सामने बैठ के मैंने मतलब अपना खुद का इंटरव्यू लिया। जैसे बोला कि गुड मॉर्निंग अर्पित, सो प्लीज़ टेक योर सीट। उसके बाद फिर वो सीआईक्यू क्वेश्चंस बोले खुद ही, फिर उनका खुद ही आंसर दिया। और फिर मतलब उससे भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और बाकी फिर इंटरव्यू आपको भी दिया था एक बार। और मतलब सबसे ज़्यादा हेल्प तो इसी से मिली कि जो डायरी में मैंने खुद सेल्फ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लिया था, तो मुझे पहले से ही पता था कि इंटरव्यूअर क्या पूछने वाला है और मैं क्या आंसर देने वाला हूँ। जैसे वाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी, और मतलब कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स के बारे में कि टेल मी समथिंग अबाउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ योर फादर मदर योर ब्रदर, और द फेवरेट टीचर, योर द फ्रेंड यू लाइक द मोस्ट। ये सब चीज़ मैंने उसमें अपने आप पहले ही लिख ली थी। तो इंटरव्यू में तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से काफ़ी हेल्प मिली। अच्छा, मुझे सही से बता, आई रिमेम्बर दैट बाबा जी फ्रॉम योर इंटरव्यू, वो कितनी बार बोला तूने? नहीं सर, वो एक बार भी नहीं बोला। नहीं बोला? देख यार, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वो तुम्हें प्रोफेशनली, दे वांट टू सी दैट वेदर यू आर फिट फॉर दिस जॉब और नॉट। सो यस सर। एवरीथिंग इज नॉट टू बी शेयर्ड, यू शुड नो कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है। ये समझदार आदमी की पहचान होती है। अब मैं बता दूं कि किसने लिखा मेरा बाप चोर है, ढूंढ के लाओ उसको, तो आई एम एन इडियट है। व्हाई शुड आई डेफिनेटली। रिवील इट टू हिम? या मैं बताऊं कि मेरे बापू मुझे कूटता है दिन में 10 बार, तो आई एम बिगेस्ट इडियट, आई एम टेलिंग हिम समथिंग सो पर्सनल, बट ही इज सिटिंग देयर प्रोफेशनली, he is getting paid for that, you know. So there are some things which you should tell and which you should not tell. तो अच्छा है वो नहीं बताया तूने, you understood it, है ना? तो और करंट वगैरह की तैयारी कितनी करी? 4 इंटरव्यूज में अगर पूछा जाए कि कितने करंट रिलेटेड क्वेश्चन आए,
तो व्हाट विल यू से? हाँ सर, करंट वगैरह के लिए थोड़ा न्यूज़पेपर रोज पढ़ लेता था, और काफ़ी चैनल थे जैसे आपने बताया था प्रशांत धवन के करंट अफेयर्स। तो उन चीज़ों से एक हेल्प मिल जाती है कि अपना ओपिनियन बन सके। वो जीडी वगैरह में हेल्प करता है, लेक्चरेट में हेल्प करता है, और थोड़ा बहुत अगर इंटरव्यूअर पूछ ले तो उसमें बोलने के लिए कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मुझे थोड़ा पता है। वैसे स्पेसिफिकली इंटरव्यू ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ करंट अफेयर वाले क्वेश्चन पूछता नहीं मुझे लगता है। थोड़ा बहुत वो पूछता है कि पहले तो सबसे पहले वो यही पूछेगा कि आप तैयारी कैसे करते हो करंट अफेयर वगैरह के लिए। अगर आप उसको खुद मेंशन करोगे कि हाँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, डिटेल एनालिसिस करता हूँ, फिर उसका लिखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, तो डेफिनेटली फिर वो क्वेश्चंस पूछेगा ही। तो मैंने सिंपली उसको ये बोला कि यस सर, आई गिव अ फ्यू, मतलब सम टाइम, आई गिव सम टाइम टू रीड द हेडलाइंस। तो आई कीप अपडेटेड विद सम ऑफ द यूट्यूब वीडियोज एज वेल। तो उन्होंने फिर सिंपल पूछा कि ओके टेल मी टू नेशनल एंड टू इंटरनेशनल न्यूज़। तो वो तो सिंपल है। फिर उसको उन्होंने एक और लिंक करके बोल दिया अगले इंटरव्यू में। मुझे थर्ड इंटरव्यू का ये याद आ रहा है एक्सपीरियंस, कि उन्होंने बोला कि टेल मी वन नेशनल एंड वन इंटरनेशनल न्यूज़। अब इतना बोला उन्होंने तो अब तो मैं खुश था एकदम कि कोई दिक्कत ही नहीं, वन क्या मैं 10 बता दूं उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला विच अफेक्ट्स योर लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड टेल मी द रीजन एज वेल व्हाई इट डज। तो थोड़ा टाइम लगा के मैंने सोचा। तो उस टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर का ही दिमाग में आ रहा था, तो इंटरनेशनल इशू मैंने वही बोला कि रिसेंटली यूएस हैज पुट फॉरवर्ड अ रेजोल्यूशन which was turned down by Russia and China to seize the Gaza attack। तो फिर उसने बोला कि अच्छा ये तुम्हारी डे गाजा नहीं, यूक्रेन अटैक, सर। यूक्रेन वाला अटैक। हाँ हाँ, मतलब इजराइल और गाजा वाला जो अटैक है अच्छा उसके अच्छा, बारे में। उसमें रशिया का रोल था कि उसने वीटो लगा के वो रेजोल्यूशन हाँ को पास नहीं होने दिया था। वो यूक्रेन से मतलब मैं अलग बोलने वाला था, वो फिर मुझे अलग याद आया। तो मैंने उसको बोला कि सर इफ देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन समवेयर इन द कंट्री एंड वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द सेम ह्यूमन रेस, सो वॉर हैज अदर रिपरकशंस एज वेल। द राइजिंग प्राइस ऑफ फ्यूल फूड एंड अदर थिंग्स विच इनडायरेक्टली अफेक्ट्स माई लाइफ। तो ऐसे करके इंटरनेशनल में मैंने बोल दिया। उसके बाद नेशनल में बोल दिया कि सर द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स हैज बीन अंडर द लाइमलाइट बिकॉज ऑफ द प्रो चाइना लीडर दैट इज टेकिंग प्लेस इन द मालदीव्स। तो उससे मैंने बोला कि सर द as the relation between two nations are worsening, so the progress which diplomatically takes place in our country is also hampering, and if the development takes place as a whole then I am also developing। तो मतलब ऐसे करके उनको उसको टैकल कर दिया। तो फिर एक्सपीरियंस तो यही मालूम है था। यार, ये जो क्वेश्चंस है ना, एक तो होता है कि आप सीधे करंट अफेयर्स रट के जाओ वहां पे उगल दो, but this is not the requirement what interview is looking for. He wants to know whether you have reasoning ability and you can connect these questions to your life or not. जैसे एक क्वेश्चन है कि इसराइल और गाजा में जो हो रहा है, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग योर लाइफ? तुम कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे ना, यू विल नॉट फाइंड आउट के हाउ विल इट इम्पैक्ट माई लाइफ, बट यस दैट इज योर रीजनिंग दैट यू फाउंड आउट के सामान के प्राइस बढ़ रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रही है, या फिर इंडिया इसराइल का जो मेडिटेरेनियन सी वाला रूट है वहां से ट्रेड हैम्पर हो रहा है तो प्राइस बढ़ रही है हर चीजों की। तो यू नो, रीजनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर मगिश नॉलेज जो तुम रट के गए हो। तो यस सर। आई, मतलब दिस इज माय ओपिनियन दैट इज राइट ऑल्सो। अगर ऐसे ही तुम याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे चार इंटरव्यू में, लाइक समटाइम्स दे आस्क के यार इस रूम की वॉल्यूम कितनी है, या कितना एयर आ जाएगा इस रूम में, या फिर हाँ वो पूछते हैं कि अच्छा 10 यूज ऑफ दिस पेन या वाटर बॉटल विदाउट फिलिंग द हाँ सर। वाटर। वो सारे क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड हैं। मैंने बच्चों को देखा है भाई, स्टेयर्स गिरते हुए जाते हैं, एक एक स्टेयर अगर इंटरव्यूअर ऊपर बैठा हुआ है तो गिरता हुआ जाएगा, एक दो तीन चार। अब ऑब्वियसली यार कि अगर तुम्हारा इंटरव्यूअर फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है तो एवरेज हाइट ऑफ ए फ्लोर इज अराउंड 12-13 फीट, हाँ और सर। एक स्टेप की लेंथ इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो हाँ दैट इज अराउंड हाफ फिट, राइट? पूरा हाफ फिट। तो यानी कि अगर 12 फीट में हाफ फिट की स्टेप है तो अप्रोक्स 24 स्टेप। यस सर। अगर तुम बोल भी दोगे सर 24 स्टेप, वो पूछेगा कैसे? एंड टिल द टाइम यू डोंट हैव दिस रीजनिंग कि सर अप्रोक्स हाइट इज इतनी, लगभग 24 स्टेप होंगी, दैट्स वाई 24, ही विल नेवर टेल यू। और तुम बोल दोगे दो की तरह, सर मैं तो काउंट करते हुए आया था, उसने पूछा कि अच्छा ऐसे भी सेंटर में कितने पेड़ हैं, अच्छा सर मैं काउंट कर गया था, है ना? तो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज रीजनिंग विच हैज टू बी बेटर।
अच्छा नवतेश, कितना स्ट्रगल, मतलब कितना टाइम हो गया एसएसबी की तैयारी करते हुए तुम्हें? सर जब से आपसे कनेक्टेड था क्लास 11 में अकेडमी से, तो वही नेचुरली थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैं प्रिपेयर कर ही रहा था। बाकी ऐसे एग्जैक्टली तो मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि कम्युलेटिव एफर्ट ही होता है, बाकी टीचर्स का, मेंटोर्स का, पेरेंट्स का। तो ऐसे कोई टाइमलाइन तो नहीं है जिससे स्टार्ट हुआ था, लेकिन हाँ, 2-3 साल हो गए होंगे। देख यार, फॉर मैनी कैंडिडेट्स यू आर एन इंस्पिरेशन। बल्कि जब मैंने अपने ग्रुप्स में शेयर भी किया था दैट यू आर रिकमेंडेड 4 टाइम, तो मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए थे कि सर या तो एक बार नहीं हो रहा, ये 4 4 लेके बैठा हुआ है ना। तो फॉर मैनी पीपल यू विल बी अ सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन, दे विल फॉलो व्हाट यू से। एंड एक एक वो होती है ना कि अंदर से यू शुड गिव देम राइट गाइडेंस। तो मान ले इफ somebody is watching this interview and he is preparing for SSB, so let's not wrap it up in fast manner. So what do you want him to change in his daily life, in his approach of thinking, and SSB की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या सजेशन देगा? डेफिनेटली सर। सर सबसे पहले तो जैसे आप भी बोलते थे कि रिटर्न एग्जाम के लिए जो सिलेबस है वो सबके लिए सेम है, लेकिन एसएसबी के लिए जो सिलेबस है वो सबका इंडिविजुअल अलग अलग है। तो बेसिकली सबसे पहले तो यही आता है कि अपना सिलेबस को पहचानना है कि सिलेबस हमारा क्या है, बेस्ड अपॉन द PIQ, द बैकग्राउंड दैट वी हैव, द इकोनॉमिक, द कंडीशन और द एजुकेशन। मतलब हम विलेज बैकग्राउंड से हैं या अर्बन बैकग्राउंड से हैं, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। द क्वेश्चन वुड बी वेरिंग, एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से ही होती है कि कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई सैनिक स्कूल से है, मिलिट्री स्कूल से है, जिसको इन्वायरमेंट उस हिसाब से मिला है, उस हिसाब से ही वो नर्चर हुआ है, तो उससे एक्सपेक्टेशन फिर अलग वो होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई विलेज बैकग्राउंड से है जिसको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, तो इंग्लिश तो वैसे इंटरव्यू में डायरेक्टली वो बोलता है कि यू कैन यूज हिंदी एज वेल एंड रिवर्ट एज वेल, मतलब रिवर्ट एज सून एज यू गेट बैक। लेकिन अगर वो अपनी इंग्लिश पे काम करता है तो उससे उसको कॉन्फिडेंस आएगा। वही कॉन्फिडेंस अगर वो इंटरव्यू में लेके जाएगा तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा होने वाला है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर जैसे हम एज एन एस्पिरेंट छोटे छोटे अपने लिए गोल सेट करें, जैसे वो गोल्स एकेडमिकली भी हो सकते हैं, जैसे कोई रिटर्न निकाल के जाना है, उससे अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। या फॉर एग्जांपल अगर फिजिकली कोई गोल सेट करें कि मेरे को हाफ मैराथन भागनी है, 21 किलोमीटर अचीव करना है, या कोई उसका टाइमिंग कम करनी है, ये डायरेक्टली इंटरव्यू में वैसे एसएसबी में कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है, लेकिन इससे हमें एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, इससे हमारी नेचुरली साइक इंप्रूव होती है। वही चीज़ अब सबकॉन्शियस माइंड में हमारी वहाँ पे WAT में और मतलब SRT में, TAT में वो आने वाली है। तो इस चीज़ को अगर हम फोकस करें तो मेरे हिसाब से शायद नेचुरली वो इम्प्रूव होगा। और फिर जैसे कुछ मिथ्स हैं कि लोग काफ़ी जगह से, काफ़ी सोर्सेज से वो मिथ्स ले लेते हैं कि नहीं एसएसबी में ऐसा होता है, ऐसा होता है। जैसे मेरा एक दोस्त भी बात कर रहा था, वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था अनफॉर्चुनेटली। वो बोल रहा था कि अगर TAT में हमने कुछ स्टोरीज लिखी हैं और 11 स्टोरीज में हमें ऐसा कुछ लगता है कि हम वो अपनी क्वालिटीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, तो 12 ब्लैंक स्टोरी में हमें कुछ वैसे ही लिखना चाहिए जिससे वो क्वालिटी दिखे। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि जो अपना जो पसंद आए वो लिखो, नेचुरल रखो उसको थोड़ा। और इंटरव्यू में जैसे अगर हम एक्सपर्ट हैं कि हम थोड़ा एक आध झूठ बोल सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं, तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जितना हम उसको नेचुरल रखें, जितना उसे सच बोले, तो वो प्यार से इंटरव्यू निकल जाएगा फिर। नहीं तो हम एक झूठ के चक्कर में फिर वो फंसते ही रहेंगे वहाँ पे। GTO में भी जैसे अगर हम अपने ग्रुप से इंटरेक्ट करते हैं अच्छी तरह से, तो फिर ग्रुप भी उस हिसाब से कोऑपरेटिव होगा अपने आप में ही। अगर हमने उसको ऑफ फील्ड इन्फ्लुएंस कर दिया, तो वहाँ पे वो हमारे साथ ही होगा। फिर जैसे हम PGT वगैरह में जब आइडिया देंगे, ग्रुप डिस्कशन में जब पॉइंट्स देंगे, तो ग्रुप फिर नेचुरली सुनेगा हमारी बात। तो एज SSB इज द सबसेट ऑफ लाइफ, एंड लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट SSB। तो अपनी लाइफ में अगर जो सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम सॉल्व अगर करना सीख जाएं, तो वही चीज़ें SSB में भी डायरेक्टली काम आने वाली हैं। तो मैं SSB को ऐसे ही अप्रोच करता हूँ। बाकी जैसे कुछ बुक्स वगैरह पढ़ना और हॉबीज़ में एक्टिव रहना। अब जो चीज़ अगर हमें मेंशन करनी है इंटरव्यू में कि मैं सर ये सब चीज़ें करता हूँ, या मैं लाइफ को ऐसे जीता हूँ, या मेरा शेड्यूल ये है, तो मैं कोशिश करता था कि मैं उसको वैसा पहले बना के जाऊँ, कि मैं वो बुक्स खुद पढ़ के जाऊँ पहले, तब मैं उसमें वहाँ पे लिखूँ कि रीडिंग बुक्स मेरी हॉबी है, जिससे कि मुझे वहाँ पे झूठ भी ना बोलना पड़े, और एक मैं जो चाहता हूँ वो इंप्रेशन मैं वहाँ पे दे भी सकूँ। बाकी मैंने ऐसा कोई फोर्स्ड वहाँ पे कोशिश नहीं करी कि मेरी क्वालिटीज़ वहाँ पे दिखें। मैंने जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करा बस। और लास्ट में जो मैं ये पॉइंट ऐड कर सकता हूँ कि इट इज़ नॉट बैड टू नॉट एबल टू परफॉर्म, but it is a crime if you are not able to perform at your own level because of the pressure, the pressure of expectations, या फिर जो मिथ्स हैं हमारे दिमाग में जो हम वहाँ पे साथ में लेके जा रहे हैं।
तो अगर इस चीज़ पे हम काम करें, अपने बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग कर लें, मतलब बैकग्राउंड ऐसे नहीं कि हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते कि जो हमारी एजुकेशन है या इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है, लेकिन जो चीज़ें हैं जैसे द वे हाउ वी अप्रोच आवर लाइफ, अगर हम इसको चेंज करें, एक अच्छा माइंडसेट लेके जाएं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब अगला गोल क्या है? सर मतलब फिजिकली थोड़ा और स्ट्रांग होकर एकेडमी ज्वाइन करनी है बस, और उसके बाद बढ़िया से पास आउट होना है। अभी तो भाई इतना ही गोल रखना कि टर्म क्लियर करना है। इक्की दुक्की तिक्की चौकी पंजा छक्का, छक्के तक जाना है, उसके बाद आए मैं, है ना। यस अभी इतने लंबे गोल मत बनाना कि मैं पैरा ऑप्ट करूंगा और फिर मैं पाकिस्तान में कूद जाऊंगा पैराशूट लेके। वो सब ख्याली पुलाव नहीं। अच्छा आप बताओ, लाइक थोड़ा सम्मान बढ़ा घर पे या अभी भी उतनी गालियां पड़ती हैं? नहीं सर, मतलब ऐसा वो सम्मान वाली बात तो नहीं है। अब वो उनका एक्सपीरियंस लेवल रहेगा तो उतना ही जितना पहले था, तो रिस्पेक्ट भी उस हिसाब से रहती है। लेकिन हाँ मतलब एक वो भरोसा तो डेफिनेटली जनरेट हो ही जाता है। अब वो पहले बोलते थे कि नहीं अब मेरिट आउट हो गया है तो कहीं फिजिकली कहीं कोचिंग वगैरह ले ले, हो सकता है उससे कुछ फायदा हो। लेकिन मुझे अपने आप पे और आप पे पूरा भरोसा था, तो मैंने उस भरोसे को आगे कैरी फॉरवर्ड करा। और मैंने कोई कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन नहीं करी, मुझे पता था कि मैं कर लूंगा। बस मुझे फिर पहले अटेम्प्ट के बारे में बाद ये पता चल गया था कि किस चीज़ों पे काम करना चाहिए। उन चीज़ों पे मैंने धीरे धीरे काम करा, और मतलब फिर हो गया बस। सो नाइस ऑफ यू के यू ट्रस्टेड मी एंड द प्रोसीजर। यार मालूम है क्या होता है कि आजकल ना इतनी पेरेंट्स में भी इतना डर है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, दे आर नॉट फ्रॉम दैट गुड फैमिली, बट तीन तीन जगह कोचिंग लेने जा रहे हैं। अब मालूम है इशू क्या होता है नवतेश, कि अगर तुम भी बातों को समझ ही नहीं पाते तो वहां पे मेरे आंसर बोल के आते हैं, यू विल नॉट बी। प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा कैंडिडेट जो है वो अपनी इच्छा, अपनी, हो सकता है कुछ गलतियां हो उसकी लाइफ में, भगवान नहीं है हम लोग, वो जाहिर नहीं करता, बिल्कुल एग्जैक्टली जो कोच ने बताया है, जो किसी ने बताया है वो ही कर देना है वहां पे। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज के ही डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑन हिमसेल्फ, है ना। अच्छा आप एक सही बात बताना मेरे को, है ना, कितने शिष्य बन गए तुम्हारे रिकमेंडेशन के बाद? बने तो होंगे कि भैया मुझे बताओ कुछ, मैं नहीं हो पा रहा हूँ या मेरी टिप है। हाँ मतलब सर डेफिनेटली, अब जैसे कॉलेज में जाता था तो एनसीसी में जाता था मैं हर वीकेंड पे। तो एनसीसी में सारे एस्पिरेंट्स ही होते हैं, तो वहाँ पे मतलब वैसे सीनियर वगैरह एकदम दबा के रखते हैं एनसीसी में, लेकिन मेरे से बोलते हैं कि भाई नतीश बता यार कैसे मतलब एसएसबी कैसे करनी है। तो मतलब अब मैं उसको अपने आप को ये तारीफ करने के लिए नहीं बताता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब उनको नेचुरली कुछ हेल्प मिले, तो मैं उनसे जो अपने लेवल पे जो हो सकता है वो शेयर करता हूँ। और मतलब रैदर देन अप्रोचिंग द एसएसबी, जैसे मैंने लास्ट में अभी पॉइंट बताया था, उनको जनरल वो चीज़ें बताता हूँ कि अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करो। और उनसे कुछ पूछता हूँ कि मतलब क्या दिक्कत है, कुछ जो वो शेयर करते हैं उसको एब्जॉर्ब करके फिर उन्हें बताता हूँ कि यस वी कैन डू दिस दैट। तो बट बस यू यही। नो द बिगेस्ट आयरनी, इस दुनिया में हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, मालूम है। मैं बताता हूँ ये बात, आई टेल इट इन क्वाइट ए फनी वे, दैट मैं भी रात को ऐड आते हैं ना वो न्यूज़पेपर में, वो टीवी में आते हैं बीच में ना, जापानी तेल और हाइट बढ़ाओ, हाँ नापतोल.com, तो उसमें मैं भी एक ऐड डालूंगा। उसमें ऐड में होगा निर्मल बाबा की OLQ वाली गोली, ठीक है ना। और उसमें बोलूंगा कि ये मात्र 15,000 का कोर्स है जो आपको 15 दिन करना है, और नियमित गोली खानी है, रात में सोने से पहले और दिन में, नहीं, रात में सोने के बाद और दिन में उठने से पहले। और उसके बाद आपके अंदर OLQ भर जाएंगे, और आप किसी को छुओगे उसमें भी OLQ भर जाएंगे, और फिर एकदम से बंदा बोला अब मैं अफसर बन चुका हूँ सर की गोली खाने के बाद। तो आई एम श्योर अबाउट दिस कि भाई महीने में 10 लाख रुपए की सेल तो मेरी हो जाएगी, हाँ सर डेफिनेटली हो जाएगी। है ना। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज एवरी टॉम डिक एंड हैरी वांट्स ए शॉर्टकट। तू उन्हें एक बात बताता होगा ना एनसीसी वालों को, व्हाट यू सेड जस्ट नाउ, वो बिलीव नहीं करते होंगे इसमें। वो मानते होंगे कि यार ये तो कुछ और ही, इसने अंग्रेजी कोर्स किया है, ये हमसे बकवास कर रहा है, बताना नहीं चाहता अपनी बात। क्योंकि nobody will believe that you have to change your roots, and once you are providing nutrition to the roots then it will go up।
वो मेहनत किसी को नहीं करनी है कि कोई नहीं मानता कि 2019 से लड़का थोड़ी थोड़ी तैयारी करता आ रहा है। नहीं भाई, इंस्टेंट टिप बताओ मुझे कि 15 दिन में कैसे एसएसबी हो। मेरे पास बच्चे आते नहीं है भाई, इसीलिए कि 1-1.5 महीने का कोर्स बता दो, मैं बच्चा उठता और ऑफलाइन 1.5 महीने कौन करेगा, 15 दिन करके आते हैं हमको, है ना। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, एकदम उम्दा। अब थोड़ा दौड़ना वोड़ना शुरू कर दो, है ना। मेक इट अ टारगेट टू रीच एटलीस्ट 5 किलोमीटर्स बिफोर यू जॉइन द अकेडमी, एंड मेक श्योर व्हेन यू रन सो यू लूज योर मसल्स। तो थोड़ी वेट ट्रेनिंग भी शुरू कर दो जिम में जाने की, क्योंकि वहाँ मस्कुलर टेस्ट होते हैं, वो पुल अप चिन अप से होता है। तो दैट इज नॉट ए इशू फॉर यू स्टार्टिंग में। और भाई, whosoever want to ask anything from me or Navtesh and who is watching this interview can put a comment, and we'll definitely answer this. And Navtesh, all the very best. अब हो सके तो दिल्ली से मेरठ आ जाए शक्ल दिखाने। I've not even seen you physically, इतनी दूर तो मेरठ है नहीं। डेफिनेटली सर, बिल्कुल आऊंगा, ज्वाइनिंग से पहले पक्का आऊंगा आपके हाँ, पास। कहीं ट्रेन में, एनडीए ट्रेन में बैठ के बगलो, फिर वहां पे वो लोग सर, फिर टर्म ब्रेक में नहीं मिलता टाइम। टर्म ब्रेक तो सोने में निकल जाएगा भाई। फिर तो तुम्हें नींद इतनी प्यारी होगी कि तुम आओगे लास्ट की तरह बिस्तर में पड़ जाओगे, 7 दिन सोते रहो, है ना। नहीं सर, चलो, ज्वाइनिंग से ऑल पहले ऑफ यू आप गाइस, आऊँ। दोज हु आर लिसनिंग टू, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, व्हाट। नहीं सर, मैं यही बोल रहा था कि ज्वाइनिंग से पहले आपके पास आऊंगा, एक बार आशीर्वाद दूंगा। कुछ डेफिनेटली पे बैक तो करना ही है थोड़ा। अच्छा, पे बैक फिकर मत कर, ज्वाइनिंग के बाद आ जा, वहां पे तेरे सीनियर बहुत सारे हैं। वंस यू विल टेल देम के निर्मल दिनवर सर से पढ़ा हूं, तो दुक्की तिक्की चौकी पंजी छक्का तक मिल जाएगा तेरे को। बाकी निकल के आए मैं आगे इस कोर्स में, है ना। तो यू विल गेट एनफ ऑफ आशीर्वाद, डोंट वरी। देयर बी पीपल हु विल टेक केयर ऑफ यू देयर, है ना। तो those who are listening and they have any queries regarding SSB, ऐसे भी बच्चे जो बहुत बार नॉट रिकमेंडेड हो गए हैं, तो I will try to help them out. You have to share that query with me. And all the best to you, Navtesh. And it was a wonderful, wonderful session with you. Always interaction with you is always good. I've taken your interview as well. वो बाबा जी वाली बात मैं नहीं भूल पाता, how you are justifying कि बाबा जी को टेक ओवर उनकी बेटी ने कर लिया है and everything, है ना। So you always had a good power of expression, so that no doubts had be all in the interview. So we'll meet face to face, I hope, very soon, है ना। यस सर। चलो, थैंक यू नवतेश, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। थैंक यू सर।